जय हिंद दोस्तों, वेलकम है आपको ज्वाइन आर्मी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का जो वीडियो होने वाली है, यानी कि जो सेट होंगे, इसमें हम लोग कवर करेंगे जो प्रैक्टिस सेट होंगे, उसमें आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट की ये 50 क्वेश्चन जो रियल एग्ज़ाम बेस्ड होंगे, और ये 50 क्वेश्चन काफ़ी ही संभावित प्रश्न है जो 2026 में जो भी भाई एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए काफ़ी मददगार होंगे। तो आज की इस वीडियो में कवर हम लोग करेंगे, जिसमें जो कि ओरिजिनल जो पेपर होते हैं, जो ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर होते हैं नर्सिंग का, वैसे एग्जैक्ट कवर करेंगे। लेकिन जो फिजिक्स का जो क्वेश्चन होते हैं, जिसमें 5 फिजिक्स का आते हैं, ठीक है, 5 फिजिक्स का आते हैं और मैथ का 5 आते हैं क्वेश्चन। तो ये मैथ को ना लेकर हम लोग फिजिक्स का 10 क्वेश्चन लिया हूँ, जिसमें आपके लिए हेल्पफुल होंगे, क्योंकि मैथ का क्वेश्चन काफ़ी जो होते हैं तो आप बिना सेल्फ प्रैक्टिस पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैंने 10 लिया, क्योंकि आपको ये रिवीजन करा दूं फिजिक्स का, क्योंकि फिजिक्स का क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन मैं दूंगा वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड होंगे, ठीक है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की जो सेक्शन है। उसके पहले मैं बता दूं कि जो भाई 2026 में एग्ज़ाम देने वाले हैं या फिर फ्यूचर में अभी तैयारी कर रहे हैं, उनका एज नहीं हुआ, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सेव कर ले, सब्सक्राइब कर ले और ये वीडियो को लास्ट तक देखें, ताकि एक आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो हमारे एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आते हैं वही है, उसी क्वेश्चन के बेस पे सारे क्वेश्चन सेट है। तो स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि वंशागति की मूल इकाई क्या है, यानी कि द बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी इज व्हाट। तो इसमें आंसर जानेंगे कि इसका वंशागति का मूल इकाई है वो क्या होते हैं। तो जो वंशागति का मूल इकाई होता है वो जीन होता है, ठीक है। जीन के द्वारा ही वंश का जो अनुगति होता है, यानी कि वंशानुगति होता है, यानी कि हेरिडिटी होता है, वो जीन पे डिपेंड होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जीन। ये हो जाएंगे इसका आंसर, जीन, ठीक है। तो ये हो गया आंसर। फिर आप सबको पता होगा कि हमारे जो ज्वाइन आर्मी के चैनल पे इसके रिलेटेड जितने भी आर्मी में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे। तो देखेंगे कि ये जो वंशागति का मूल इकाई क्या है, इसके रिलेटेड जितने भी आर्मी में क्वेश्चन आए हुए होंगे वो सारे क्वेश्चन को हम लोग एक बाई एक से देखेंगे और उसको जानेंगे कि हाँ लेवल क्या है और कैसे क्वेश्चन आने की संभावना है, ठीक है। तो इसके रिलेटेड क्वेश्चन ये क्या हो सकते हैं कि कोशिकाओं में आनुवंशिक जानकारी किस अणु में होती है। जो कोशिकाओं में आनुवंशिक जानकारी जो होती है किस अणु में होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डीएनए में, ठीक है, डीएनए में होता है। यानी कि कोशिका में आनुवंशिक, यानी कि जो भी जेनेटिक जो इन्फॉर्मेशन होता है वो कहाँ पर होगा, वो डीएनए में होता है। इसीलिए मदर और फादर से क्या आता है, बच्चे में आता है, यानी कि चाइल्ड में आता है, हेरिडिटरी जिसे बोलते हैं, हेरिडिटरी, ओके। तो हो गया आंसर। इसके रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर कि जीन किस पदार्थ से बने होते हैं। तो जीन जो होते हैं वो डीएनए का बने होते हैं, ठीक है। किसका बने होते हैं, डीएनए का बने होते हैं। सेम आंसर हो जाएगा। फिर चलते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कोशिकाओं में प्रोटीन संश्लेषण का स्थान क्या है। जो कोशिकाओं में प्रोटीन संश्लेषण होता है उसका स्थान कहाँ होता है, ठीक है, या उसका स्थान क्या है। तो इसका आंसर क्या होगा, राइबोसोम, ठीक है। कोशिकाओं में प्रोटीन संश्लेषण का स्थान होता है राइबोसोम। ये हो जाएंगे इसका आंसर, ठीक है, राइबोसोम। तो इसके रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे कि इसके रिलेटेड और कौन से क्वेश्चन आर्मी के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो क्वेश्चन ये होंगे कि कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है। यानी कि कोशिकांग क्या होता है, कोशिकांग बोलते हैं ऑर्गेनील को, ठीक है, एल, ठीक है, NELL, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, कोशिकांग, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है कि कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है। तो इसका आंसर क्या होगा, राइबोसोम। जो राइबोसोम कोशिकांग है वो प्रोटीन संश्लेषण, जो प्रोटीन जो कोशिक ये होता है, जो क्वेश्चन क्या था कि कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में सहायक करता है। तो उसका आंसर क्या होगा, राइबोसोम। तो ये जो राइबोसोम है वो
प्रोटीन का जो प्रोटीन संश्लेषण जो होता है कोशिकांग में, उसमें सहायता करता है कौन? राइबोसोम। ठीक है, तो हो जाएंगे इसका आंसर। इसके रिलेटेड एक और क्वेश्चन देखेंगे कि राइबोसोम मुख्य रूप से किससे बने होते हैं? तो राइबोसोम जो होते हैं वो आरएनए, यानी कि आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? आरएनए एंड प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन का ये जो राइबोसोम बने होते हैं वो बने होते हैं आरएनए एंड प्रोटीन का। तो आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, और डीएनए का डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो ये हो जाएंगे इसके आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो प्लाज्मोडियम के कारण कौन सी बीमारी होती है? तो प्लाज्मोडियम क्या होता है? प्लाज्मोडियम एक होता है, बोल सकते हो पैरासाइट्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ पैरासाइट्स या पैरासाइट्स। ठीक है, तो ये होता है प्लाज्मोडियम जो होता है वो पैरासाइट्स होते हैं। तो क्वेश्चन क्या है कि प्लाज्मोडियम के कारण कौन सी बीमारी होती है? ठीक है, तो प्लाज्मोडियम के कारण कौन सी बीमारी होगा? वो होगा मलेरिया। ठीक है, तो आप लोग कभी सुना होगा प्लाज्मोडियम वाइवाक्स। ठीक है, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। ठीक है, तो ये सारे जो है ना काफ़ी टाइप्स होते हैं प्लाज्मोडियम के, यानी कि मलेरिया का। जब भी किसी पेशेंट को मलेरिया होता है, मलेरिया से इफेक्ट होता है, तो वो उसको टाइप्स देखते हैं कि कौन से टाइप्स का है। ठीक है, वाइवैक्स है, ओवरलैप, मलेरियाई है, फैल्सीफेरम है, ये सारे क्या होते हैं? मलेरिया का टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन क्या था कि प्लाज्मोडियम के कारण कौन सी बीमारी होती है, तो क्या होगा? मलेरिया। ठीक है, और मलेरिया के सब टाइप्स हैं। ठीक है, तो ये सारे जो चीज़ें हैं वो है। तो इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन देखें तो क्या क्वेश्चन आने की संभावना है कि मलेरिया किस मच्छर द्वारा फैलता है? जो मलेरिया होता है वो किस मच्छर के द्वारा फैलता है? तो वो फैलता है एनाफिलीज। ठीक है, एनोफिलीज। ठीक है, ये हो जाएंगे इसका आंसर। जो मलेरिया किस मच्छर द्वारा फैलता है, तो आंसर क्या हो जाएंगे? एनोफिलीज मच्छर के द्वारा। तो ये हो जाएंगे इसका आंसर। फिर सेकंड क्वेश्चन ये पूछे जा सकते हैं कि डेंगू किस मच्छर से फैलता है? तो जब डेंगू की बात है तो डेंगू फैलता है एडिज। ठीक है, डेंगू फैलता है किससे? एडिज से। और मलेरिया किस से फैलता है? मैं इसको आप कंफर्म कर देता हूँ मैं। ठीक है, इसको आपको डाउट क्लियर कर देता हूँ मैं आपको। ये जो एनाफिलीज जो है वो किससे फैलता है? वो ठीक है, ये जो मलेरिया क्वेश्चन क्या आएगा कि मलेरिया किस मच्छर द्वारा फैलता है, तो ये हो जाएगा एनोफिलीज। ठीक है, एनोफिलीज के द्वारा क्या होगा? मलेरिया फैलेगा। लेकिन अगर डेंगू पूछ देगा कि डेंगू किस मच्छर के द्वारा फैलता है, तो डेंगू फैलता है एडिज। ठीक है, एडिज मच्छर के द्वारा। ओके, ये हो जाएंगे आपका आंसर। तो ये चीज़ें आप बिल्कुल कंफ्यूज ना होना। जो डेंगू जो है वो एडिज मच्छर के द्वारा फैलेगा और मलेरिया जो फैलेगा वो एनाफिलीज मच्छर के द्वारा फैलेगा। ठीक है, तो बहुत दोनों डेंजर काफ़ी है, तो ये दोनों से बच कर रहना है। ठीक है, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है कि पौधे का कौन सा भाग भोजन बनाता है? ओके, पौधे का कौन सा भाग भोजन बनाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा पत्ती। ठीक है, जो पत्ती है, पेड़ की जो पत्ती है, उसमें पौधों का क्या बनता है? भोजन बनता है, यानी कि भोजन पकाते हैं। तो अगर ये तो हो गया आंसर। ठीक है, कि पत्ती द्वारा पौधों में भोजन बनता है। ठीक है, लेकिन अगर इसके रिलेटेड अगर क्वेश्चन देखें तो क्या क्वेश्चन हो सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण पत्ती के किस भाग में होता है? तो जैसे मैंने बता ही दिया कि जो जो पौधों में
कौन सा भाग में भोजन बनता है, वो पत्ती में होता है। क्वेश्चन ये आ सकते हैं सेकंड क्वेश्चन कि प्रकाश संश्लेषण पत्ती के किस भाग में होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, यानी कि क्लोरोप्लास्ट में प्रकाश संश्लेषण होता है, पत्ती का क्लोरोप्लास्ट में प्रकाश संश्लेषण होता है। सेकंड क्वेश्चन आ जाएगा ये कि पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है, तो वो होता है क्लोरोफिल, ठीक है, क्लोरोफिल के कारण जो होता है पत्तियों का रंग हरा होता है, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन देख लिए। फिर चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है। सबसे लंबी कोशिका बताना है जो मानव शरीर की सबसे लंबी हो, ठीक है। सबसे लंबी कोशिका कौन हो जाएगा, वो हो जाएंगे तंत्रिका तंत्र, ठीक है, यानी कि नर्वस सेल, ओके, ये हो जाएंगे। तो अगर इसके रिलेटेड अगर क्वेश्चन देखें तो क्या हो सकते हैं क्वेश्चन कि कौन सी कोशिका तंत्रिका आवेगों को संचारित करती है, यानी कि कौन सा कोशिका तंत्रिका है जो कौन सी कोशिका तंत्रिका आवेगों को संचारित करते हैं, ओके। तो आंसर क्या होगा, वो होंगे न्यूरॉन, ठीक है। न्यूरॉन जो है वो तंत्रिका आवेगों को संचारित करता है, ठीक है। तो ये हो जाएंगे आंसर। सेकंड क्वेश्चन क्या हो सकता है कि सबसे लंबा न्यूरॉन शरीर के किस भाग में पाया जाता है। तो सबसे लंबा न्यूरॉन जो होता है वो शरीर के लेग में, यानी कि पैर में पाया जाता है, ठीक है। ये हो जाएंगे इसका आंसर। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन क्या है, थायराइड ग्रंथि जो है, थायराइड ग्रंथि द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित होता है। तो हमेशा थायराइड ग्रंथि के द्वारा थायरॉक्सिन जो हार्मोन है वो सीक्रेट होता है थायराइड ग्रंथि के द्वारा, ठीक है। तो ये नाम से पता चल रहा है, तो आप देखकर और आंसर को सही से करना, ठीक है, क्योंकि जो थायराइड जो ग्रंथि है वो थायरॉक्सिन नाम से भी मैच कर रहा है, ओके। लेकिन आपको नाम से मैच नहीं करना है, कभी डाउट हो तो आप देख सकते हो, लेकिन आपको अच्छे से याद करना है, क्योंकि मेडिकल प्रोफेशन में ऐसी चीज़ें होती है जो नाम से जैसे मैच करेंगे लेकिन उसका आंसर कुछ और होती है, ठीक है। तो आप पढ़ोगे, आप अगर आप जो आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट में भर्ती हो जाओगे तो जब फार्मा के बारे में पढ़ाई करोगे, ठीक है, फार्मा के बारे में जब आप पढ़ाई करोगे ना तो उसमें आपको पढ़ना होगा कि लुक एलाइज और साउंड एलाइज, ठीक है, लुक एलाइक और साउंड और लाइक, ठीक है। तो यानी कि जो चीज़ें होती हैं ना मेडिकल प्रोफेशन में, खासकर फार्मा में ये चीज़ें होती है कि देखने में भी सेम रहेगा मेडिसिन और साउंड यानी कि बोलने में भी उसका नाम से भी सेम रहेगा, लेकिन उसका यूज अलग होता है, ठीक है। तो चीज़ें मेडिकल प्रोफेशन में बिल्कुल अलग होता है, नाम पे ना जाना और उसको दिखने में अच्छा सेम हो उस पर मत जाना, ठीक है। तो ये चीज़ें। फिर चलते हैं इसके रिलेटेड क्वेश्चन देखें कि इसके रिलेटेड क्वेश्चन क्या आ सकते हैं। क्वेश्चन ये होंगे कि शरीर में मेटाबॉलिज्म को कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है। तो शरीर में जो मेटाबॉलिज्म हो यानी कि जो भोजन का पाचन होता है, ठीक है, उसका कौन सा हार्मोन रेगुलेट करता है, वो होगा थायरॉक्सिन, ठीक है। थायरॉक्सिन हार्मोन है जो थायरॉक्सिन हार्मोन है जो मेटाबॉलिज्म को क्या करता है, रेगुलेट करता है, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन और क्या होंगे इसके रिलेटेड, थायरॉक्सिन हार्मोन कौन सी ग्रंथि स्रावित करती है, ओके। जो थायरॉक्सिन जो हार्मोन है वो कौन सी ग्लैंड स्रावित करती है, तो हो जाएंगे थायरॉयड ग्लैंड, ठीक है। थायरॉयड ग्लैंड जो है वो थायरॉक्सिन हार्मोन को सीक्रेट करता है। फिर चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन क्या है, ये 15 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, 1 से 15 क्वेश्चन बायो का देख रहे हैं, ठीक है। फिर 16 से 30 क्वेश्चन क्या देखेंगे, केमिस्ट्री का, ठीक है। तो आप सब अच्छे से वीडियो को ध्यान दें और अच्छे से आप नोटबुक में रीड करें ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो, नहीं तो फिर से आपको दोबारा वीडियो देखने की ज़रूरत पड़ सकती है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है
कि युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, यानी कि द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट इज कॉल्ड व्हाट, यानी कि क्या कहेंगे युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा मियोसिस। ठीक है, मियोसिस बोलेंगे युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया को। ओके, तो इसके रिलेटेड अगर क्वेश्चन देखें तो क्या क्वेश्चन आ सकते हैं कि मियोसिस किस प्रकार का कोशिकाओं में होता है। तो मियोसिस जो होता है वो जर्म सेल, जर्म सेल का मतलब क्या होता है, जनन कोशिका। ठीक है, तो जो युग्मकों का जो युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो हो जाएगा मियोसिस। ठीक है, और अगर क्वेश्चन आ गया कि मियोसिस किस प्रकार की कोशिका में होता है, तो वो होता है जर्म सेल, यानी कि जनन कोशिका के जो प्रकार होते हैं, टाइप्स होते हैं, उस टाइप्स की कोशिकाओं में मियोसिस होता है। ठीक है, तो हो जाएंगे इसका आंसर। सेकंड क्वेश्चन ये आएंगे कि मियोसिस में कितनी पुत्री कोशिकाएं बनती हैं। जो पुत्री कोशिका होती है, यानी कि जो डॉटर सेल होते हैं, तो मियोसिस में कितनी पुत्री कोशिका बनती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 4, यानी कि 4। ठीक है, 4 पुत्री कोशिका बनती है मियोसिस में। ओके, तो ये चीज़ आप याद रखना। अगला क्वेश्चन है कि कोशिका का आत्महत्या का थैली किसे कहा जाता है। ठीक है, कोशिका का आत्महत्या थैली यानी कि सुसाइड बैग किसे कहते हैं, कोशिका का। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आप सबको पता होगा ये क्वेश्चन, और इसका आंसर भी पता होगा कि ये, क्योंकि काफ़ी फेमस क्वेश्चन है कि जो लाइसोसोम होते हैं उसको क्या कहते हैं, कोशिका का आत्महत्या का थैला बोलते हैं लाइसोसोम को। तो इसके रिलेटेड अगर क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन क्या आ सकता है कि लाइसोसोम में किस प्रकार के एंजाइम्स होते हैं। तो लाइसोसोम में किस प्रकार का एंजाइम्स होते हैं, वो होते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम। ठीक है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं किसमें, लाइसोसोम में। तो क्वेश्चन ऐसा सकता है कि लाइसोसोम में किस प्रकार का एंजाइम्स होता है, तो वो होता है डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन ये आएंगे कि लाइसोसोम किस प्रक्रिया में सहायता करते हैं। जो लाइसोसोम होता है वो किस प्रक्रिया में सहायता करते हैं, तो सहायता किस प्रकार करते हैं, तो करते हैं इंट्रासेलुलर डाइजेशन, यानी कि जो कोशिका के अंदर जो पाचन होता है उसमें सहायक करते हैं। ठीक है, कोशिका के अंदर पाचन। ठीक है, ओके, ये हो जाएंगे इसका आंसर कि जो लाइसोसोम किस प्रक्रिया में सहाय करते हैं, तो वो कोशिका के अंदर पाचन में सहाय करते हैं। ठीक है, ये हो जाएंगे इसका आंसर। ओके, फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि वंशागति, हाँ, जो वंशागति की इकाई किस संरचना पर पाई जाती है, यानी द यूनिट ऑफ हेरिडिटी इज लोकेटेड ऑन विच स्ट्रक्चर। तो ये बताना है कि जो वंशागति की इकाई है वो किस संरचना पर पाई जाती है। तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा गुणसूत्र। ठीक है, गुणसूत्र का इंग्लिश क्या बोलते हैं, क्रोमोजोम। तो आप लोगों ने सुना होगा गुणसूत्र और क्रोमोजोम। तो जो भी जितने भी हेरिडिटरी जो ये है हेरिडिटरी चीज़, जैसे कि माँ से बच्चे में आना, पापा से बच्चे में आना, तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो किस संरचना पर पाई जाती है, वो हो जाएंगे क्रोमोजोम पे। ठीक है, तो हो जाएंगे इसका आंसर। तो मनुष्य में कितने क्रोमोजोम पाए जाते हैं, वो पाए जाते हैं 23 पेयर में। ठीक है, यानी कि 46 नंबर में अगर पूछे तो 46 क्रोमोजोम पाए जाते हैं एक मनुष्य में। ठीक है, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। लेकिन इसके रिलेटेड अगर क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन क्या आ सकते हैं कि गुणसूत्र कोशिकाओं का किस भाग में पाया जाता है, यानी जो गुणसूत्र होते हैं कोशिका की किस भाग में पाया जाता है, तो पाया जाता है न्यूक्लियस में। ठीक है,
न्यूक्लियस का इंग्लिश हिंदी क्या होता है? नाभिक। ठीक है, तो नाभिक में पाए जाते हैं क्या? गुणसूत्र कोशिकाओं को किस भाग में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है नाभिक में। इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है इसके रिलेटेड? क्वेश्चन ये हो सकता है कि मनुष्य में सामान्यतः कितने गुणसूत्र होते हैं? कितने होंगे? 46। ठीक है, जैसा कि मैंने अभी बताया, अगर पेयर में पूछा तो पेयर में 23 पेयर होंगे, और ऐसे नंबर में पूछे तो 46। ठीक है, ये हो जाएंगे इसका आंसर। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि अच्छी दृष्टि के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? मैंने बार बार बताता हूँ कि अच्छी दृष्टि के लिए, मैंने काफ़ी बार बताया भी हूँ कि जो रतौंधी मैंने बताया था कि रतौंधी ब्लाइंडनेस के बारे में बताया था कि जो रतौंधी होते हैं किस बीमारी के कौन से विटामिन के कमी से होता है? वो होता है विटामिन ए। तो अच्छी दृष्टि के लिए, यानी कि रतौंधी हो रहा है तो उसको खराब दृष्टि है, तो अच्छी दृष्टि के लिए कौन सी विटामिन आवश्यक है? तो हो जाएंगे विटामिन ए। ठीक है, तो हो जाएंगे इसका आंसर। फिर इसके रिलेटेड अगर क्वेश्चन देखें तो क्या हो सकते हैं क्वेश्चन कि स्वस्थ त्वचा बनाए रखने के लिए कौन सा विटामिन सहायक होते हैं? तो स्वस्थ त्वचा बनाए रखने के लिए कौन सा विटामिन सहायक है? वह है विटामिन ए। ठीक है, इसके लिए विटामिन ए चाहिए। सेकंड क्वेश्चन ये आ सकता है कि रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो जैसे कि मैंने बताया अभी कि विटामिन ए की कमी से रतौंधी होने की चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, फिर अगर विटामिन सी का पूछ दिया तो विटामिन सी का क्या होंगे? विटामिन सी का हो गया स्कर्वी। ठीक है, विटामिन डी का रिकेट्स। तो सारी चीज़ें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ऊर्जा प्राप्त करने के लिए ग्लूकोज के टूटने की प्रक्रिया को क्या कहलाती है? जो ऊर्जा प्राप्त करने के लिए ग्लूकोज जो टूट रहे हैं तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उस प्रक्रिया को हम लोग जानेंगे कि जब भी हमारे बॉडी में एनर्जी चाहिए यानी कि ऊर्जा चाहिए तो ग्लूकोज टूटता है। ठीक है, तो ग्लूकोज जो टूट रहे हैं तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ये बताना है। तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन। ठीक है, रेस्पिरेशन बोलेंगे उस प्रक्रिया के जब ग्लूकोज टूटकर हमारे बॉडी में ऊर्जा प्राप्त होती है। तो अगर इसके रिलेटेड अगर क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन क्या हो सकते हैं कि क्वेश्चन क्या होंगे कि जो शरीर में भोजन से ऊर्जा किस रूप में संचित होती है? शरीर में भोजन से ऊर्जा प्राप्त किस रूप में संचित होती है? तो आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा एटीपी। ठीक है, और एटीपी का मैंने फुल फॉर्म भी बताया था काफ़ी बार। तो एटीपी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, यानी कि इसमें कितने ट्राइफॉस्फेट हैं। तो इसका आंसर क्वेश्चन क्या हो जाएंगे कि एडिनोसिन एटीपी का फुल फॉर्म क्या है? तो उसका हो जाएंगे एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है इसके रिलेटेड? क्वेश्चन ये हो सकता है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो सबको पता है कि कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ठीक है, ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि न्यूरॉन का कौन सा भाग आवेग प्राप्त करता है? ठीक है, यानी कि न्यूरॉन का कौन सा भाग है जो आवेग को प्राप्त करता है? तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स क्या होता है? ऐसे ऐसे एक लाइनिंग जैसा होता है, ऐसे पूंछ जैसा होता है। ठीक है, तो आवेग जो होता है वो आवेग प्राप्त करने के लिए डेंड्राइट से ही होता है। ठीक है, डेंड्राइट्स से आवेग प्राप्त होता है। तो क्वेश्चन हो गया। फिर अगर क्वेश्चन क्या आ सकता है इसके रिलेटेड, हो देखते हैं। क्वेश्चन इसके रिलेटेड हो सकता है कि न्यूरॉन का कौन सा भाग आवेग को कोशिका शरीर से दूर ले जाता है? तो इसका आंसर होगा क्या? एक्सॉन। ठीक है, जो एक्सॉन है वो न्यूरॉन का एक्सॉन जो है इसका काम क्या है? तो ये आवेग को कोशिका से क्या करता है? दूर ले जाता है। ओके, तो ये न्यूरॉन का वो पार्ट है
वह पार्ट है, एक्सॉन न्यूरॉन का वह पार्ट है जो आवेग को कोशिका से दूर ले जाता है। तो क्वेश्चन कैसे आएंगे कि न्यूरॉन का कौन सा भाग आवेग को कोशिका से दूर ले जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, एक्सॉन। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। सेकंड क्वेश्चन ये आएंगे कि दो न्यूरॉन के बीच की जगह क्या कहलाती है। तो दो न्यूरॉन के बीच की जो जगह होती है वो साइनेप्स कहते हैं। ठीक है, जो न्यूरॉन के दो बीच की जगह होती है वो साइनेप्स कहलाती है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि विटामिन B1 की कमी से कौन सी बीमारी होती है। विटामिन B1 की कमी से मैंने कल की वीडियो में, और आई थिंक जब भी क्वेश्चन आते हैं विटामिन से तो मैं ये चीज़ों को कवर करता हूँ, खासकर तो इससे कवर करता ही हूँ कि रिकेट्स, बेरी स्कर्वी, रतौंधी। ठीक है, तो अभी भी बताया था विटामिन ए स्कर्वी, विटामिन सी रिकेट्स, विटामिन डी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने बार बार कवर करता हूँ। तो जो क्वेश्चन है कि विटामिन B1 की कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो वो होती है बेरी। ठीक है, तो ये हो जाए इसका आंसर। तो इसके रिलेटेड क्वेश्चन क्या आ सकते हैं, क्वेश्चन ये हो सकते हैं कि विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है, जैसे मैंने कर दिया कवर, विटामिन सी की कमी से जो स्कर्वी होता है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि रक्त के थक्के जमने के लिए कौन सी विटामिन आवश्यक है, तो विटामिन के। ठीक है, रक्त के थक्के जमने के लिए कौन सा विटामिन की जरूरी है, तो है विटामिन के। इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या है कि कौन सा हार्मोन आपातकालीन हार्मोन कहलाता है। ये काफ़ी अच्छी क्वेश्चन है कि कौन सा हार्मोन आपातकालीन हार्मोन कहलाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा वो देखते हैं। ओके, तो आंसर हो जाएगा इसका एड्रेलिन। ठीक है, एड्रेलिन जो है वो आपातकालीन यानी कि इमरजेंसी हार्मोन कहलाते हैं। ठीक है, काफ़ी अच्छी क्वेश्चन है, तो आप इसको मार्क करना। ठीक है, फिर सेकेंड क्वेश्चन इसके रिलेटेड और क्वेश्चन क्या हो सकते हैं। क्वेश्चन ये हो सकते हैं कि एड्रेलिन हार्मोन कौन सी ग्रंथि स्रावित करती है। जो एड्रेलिन जो हार्मोन है वो ठीक है, एड्रिनल जो ग्लैंड है वो स्रावित करती है, यानी कि एड्रिनल जो ग्लैंड है उससे क्या करता है, सीक्रेट होता है एड्रेलिन ग्लैंड, जो एड्रेलिन जो हार्मोन होते हैं। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन ये भी आ सकते हैं इसके रिलेटेड क्वेश्चन कि एड्रेलिन जो है हार्मोन शरीर के किस स्थिति के लिए तैयार करता है। तो किस स्थिति के लिए तैयार करता है, वो हो जाएगा जब भी हमारे बॉडी में इमरजेंसी कंडीशन होता है, तो इन इमरजेंसी एड्रेलिन जो हार्मोन होता है वो शरीर में तैयार की जाती है। ठीक है, तो इमरजेंसी बता सकते हो। तो क्वेश्चन ऐसे आ जाएंगे कि एड्रेलिन जो है हार्मोन शरीर के किस स्थिति के लिए तैयार करता है, तो हो जाएंगे इमरजेंसी यानी कि आपातकालीन स्थिति के लिए तैयार की जाती है। ठीक है, फिर चलेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये है कि पाचन तंत्र का कौन सा भाग पित्त को संग्रहित करता है। ठीक है, तो पाचन तंत्र का कौन सा भाग है जो पित्त को संग्रहित करता है, वो होता है गॉल ब्लैडर। ठीक है, तो बनाता कहाँ पे है ये बनाता है लीवर में। ठीक है, और इसके नीचे क्या होता है, गॉल ब्लैडर, ये क्या होता है, बाइल डक्ट। ठीक है, तो इसके थ्रू आता है और गॉल ब्लैडर में जाकर स्टोर हो जाता है। कौन स्टोर हो जाता है, पित्त। ठीक है, यानी कि बाइल। ठीक है, पित्त को क्या कहते हैं इंग्लिश में, बाइल बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। फिर इससे रिलेटेड और क्या क्वेश्चन हो सकते हैं वो देखते हैं। इसके रिलेटेड क्वेश्चन ये आएंगे कि पित्त रस किस पदार्थ का पाचन में सहायक होता है। तो जो फैट होते हैं हमारे बॉडी में, जो फैट होते हैं, वसा होते हैं, ठीक है, तो उसके डाइजेशन में हमारे जो पित्त है वो यूज होता है। ठीक है, जो पित्त है वो यूज होता है फैट का डाइजेशन में। सेकंड क्वेश्चन ये आ जाएंगे कि पित्त रस किस अंग द्वारा बनाया जाता है। तो अभी मैंने बताया कि पित्त रस जो है वो लीवर के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, ये हो जाएंगे आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से केमिस्ट्री का सेक्शन स्टार्ट हो रहा है, तो हम लोग यहाँ से मैंने जैसे बताया था कि 16 से 30 क्वेश्चन, ठीक है, यानी कि 15 क्वेश्चन टोटल हम लोग केमिस्ट्री का करेंगे। ठीक है, ये है।
तो क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है कि परमाणु संख्या 1 वाला तत्व कौन सा है। इसमें से बताना है कि परमाणु संख्या 1 वाला तत्व कौन सा है। तो सबको पता होना चाहिए कि परमाणु संख्या 1 वाला तत्व है वो हाइड्रोजन है। ठीक है, ये हो जाएंगे इसके आंसर। तो इसके रिलेटेड क्वेश्चन क्या देखेंगे, इसके रिलेटेड क्वेश्चन ये आ सकते हैं कि परमाणु संख्या 2 वाला तत्व कौन सा है। तो बता देंगे कि परमाणु संख्या 2 वाला तत्व हीलियम है। ठीक है, और गुब्बारों में भरी जाने वाली गैस भी हीलियम ही है। ठीक है, जो हम लोग गुब्बारे में भरते हैं। ठीक है, हीलियम गैस गुब्बारों में भरा जाता है, क्यों? क्योंकि ये हल्की होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लेकिन इसके रिलेटेड एक और क्वेश्चन देखेंगे कि हाइड्रोजन आवर्त सारणी के किस समूह में रखा जाता है। जो हाइड्रोजन है, ये जो तत्व है, ये आवर्त सारणी के किस समूह में रखा जाता है। तो क्वेश्चन आंसर क्या हो जाएंगे, आंसर होगा कि ये ग्रुप 1 में रखा जाता है। कहाँ पे, आवर्त सारणी में। ओके, ये हो जाएंगे इसके आंसर। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। ठीक है, तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है। ओके, सोडियम बाइकार्बोनेट है। और क्वेश्चन ये आ गया कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। तो आंसर क्या हो जाएंगे, NaHCO3। ये है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र। ठीक है, और बेकिंग सोडा को और किस नाम से जाना जाता है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट। ओके, तो ये चीज़ें हैं। तो इतना ही काफ़ी है आपके लिए इसके रिलेटेड क्वेश्चन का। लेकिन अगर पूछ भी दे कि बेकिंग सोडा का सामान्यतः जो है, यानी कि कॉमनली कहाँ पे यूज किया जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा कि केक बनाने में किया जाता है। ठीक है, केक को बनाने में किया जाता है। ओके, लेकिन पूछा नहीं जा सकता है, क्वेश्चन यही पूछ सकता है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट, उसका फार्मूला क्या है, इतना ही चीज़ आ सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि पृथ्वी, हाँ, क्वेश्चन क्या है, पृथ्वी की पपड़ी में सबसे अधिक पाए जाने वाला धातु कौन सी है। ठीक है, तो धातु कौन सी है, वो धातु है एल्युमिनियम, जो पृथ्वी की पपड़ी में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु है। ओके, फिर इसी के रिलेटेड अगर क्वेश्चन पूछा जाने की चांसेस क्या बनता है कि पृथ्वी की पपड़ी में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन। ठीक है, यहाँ एक क्या है, एक तत्व है, लेकिन एल्युमिनियम क्या है, एल्युमिनियम एक धातु है। तो अगर पूछे क्वेश्चन कि धातु सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली जो पृथ्वी की पपड़ी में पाई जाने वाली है, तो वो हो जाएंगे एल्युमिनियम। लेकिन अगर तत्व की बात करें तो तत्व में ऑक्सीजन आ जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें आप याद रखना, कन्फ्यूज ना होना। फिर सेकंड क्वेश्चन क्या आने के चांसेज है, सेकंड क्वेश्चन ये हो सकता है कि एल्युमिनियम मुख्य रूप से किस अयस्क से प्राप्त होता है। तो जो एल्युमिनियम होता है वो मुख्य रूप से बॉक्साइट, ठीक है, जो बॉक्साइट होते हैं उससे प्राप्त होते हैं। ठीक है, एल्युमिनियम कहाँ से प्राप्त होगा, मुख्य रूप से बॉक्साइट जो होता है उसका अयस्क है, उसी से प्राप्त होते हैं। तो ये हो जाएंगे इसका आंसर। फिर चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है कि बिजली के तार बनाने में कौन सी धातु का प्रयोग होता है। तो बिजली के तार बनाने में हमेशा चीज़ों को आप याद रखना कि जो तांबा है वो उसको यूज करते हैं। क्यों, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिसिटी होता है, यानी कि विद्युत होता है, तो इलेक्ट्रिसिटी का सबसे अच्छा कंडक्टर है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का सबसे अच्छा कंडक्टर है, यानी कि सबसे अच्छा चालक है, विद्युत का सबसे अच्छा चालक है तांबा। इसीलिए हम लोग बिजली के तार में तांबे धातु को प्रयोग करते हैं। फिर इसके रिलेटेड अगर क्वेश्चन देखें तो इसके रिलेटेड क्वेश्चन क्या आ सकता है, क्वेश्चन ये हो सकता है तांबा किसका अच्छा चालक है। ठीक है, तो क्वेश्चन हो जाएगा क्या, क्यों, विद्युत का, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा चालक है। सेकंड क्वेश्चन ये हो जाएंगे कि तांबे का रासायनिक जो प्रतीक है, यानी कि सिंबल है, वो क्या है। तो तांबे का रासायनिक प्रतीक जो है वो Cu है। ठीक है, Cu का मतलब क्या होगा,
कॉपर। तो हो जाएंगे इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एंटासिड गोलियों में कौन सा यौगिक प्रयोग होता है। जो एंटासिड होता है, यानी कि एंटासिड का मतलब क्या है, जो एसिड जो होता है हमारी बॉडी में, हमारे पेट में जो एसिड होता है तो उसको क्या करता है, रोकता है, यानी कि प्रिवेंट करता है। ठीक है, तो एंटासिड उसी को बोलते हैं। तो क्वेश्चन क्या है कि एंटासिड गोलियों में कौन सा यौगिक प्रयोग होता है। तो आंसर क्या हो जाएंगे इसका, आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो चीज़ें एंटासिड के रूप में प्रयोग करते हैं। तो इसके रिलेटेड क्वेश्चन क्या पूछे जा सकते हैं, क्वेश्चन ये हो सकते हैं कि एंटासिड का प्रयोग किस समस्या के उपचार में होता है। तो उसको क्या बोलेंगे, अम्लता, यानी कि एसिडिटी। ठीक है, ये हो जाएंगे इसके आंसर। सेकंड क्वेश्चन ये पूछे जा सकते हैं कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को सामान्यतः क्या कहा जाता है। तो आंसर क्या होगा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एलपीजी मुख्य रूप से किससे बनी होती है। जो एलपीजी होता है वो किससे बनी होती है। तो ये मैंने काफ़ी बार बताया हूँ कि एलपीजी है वो प्रोपेन और ब्यूटेन से बनी होती है। और एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, वो होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, ये हो जाएंगे एलपीजी का फुल फॉर्म। फिर इसके रिलेटेड अगर क्वेश्चन देखें तो क्या हो सकते हैं, क्वेश्चन वही सेम हो जाएंगे कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एलपीजी, यानी कि एलपीजी का फुल फॉर्म क्या है, तो लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, फिर क्वेश्चन ये आ सकते हैं कि एलपीजी का मुख्य उपयोग किस में होता है। तो एलपीजी का मुख्य उपयोग खाना बनाने में होता है। ठीक है, यानी कि कुकिंग में होता है। ये हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अम्ल वर्षा के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है। अम्ल वर्षा के लिए जो जिम्मेदार गैस है वो है सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, SO2। ये काफ़ी ही डेंजरस गैस है जो अम्ल वर्षा के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इसके रिलेटेड अगर क्वेश्चन पूछे तो क्वेश्चन क्या हो सकते हैं कि अम्ल वर्षा निम्न में से किससे नुकसान पहुंचाती है। तो किससे नुकसान पहुंचाएगी, वो इमारतों और पौधों, यानी कि बिल्डिंग और प्लांट को नुकसान पहुंचाती है। और सेकंड क्वेश्चन ये हो सकता है कि अम्ल वर्षा मुख्यतः किस गैस के कारण होती है। तो जो अम्ल वर्षा होती है मुख्यतः सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होती है। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन थे। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है कि जब अम्ल धातु से अपक्रिया करता है तो कौन सी गैस बनती है। ठीक है, तो जब भी अम्ल धातु से अपक्रिया करेगा तो कौन सा गैस बनाएगा, तो बनाएगा हाइड्रोजन गैस। ये हो जाएंगे इसका आंसर। तो इसके रिलेटेड अगर क्वेश्चन देखें तो क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। तो क्वेश्चन ये हो सकता है कि जब अम्ल धातु से अपक्रिया करने पर कौन सी गैस बनती है, तो आंसर क्या हो जाएगा, वो हाइड्रोजन। ठीक है, ये तो हो गया क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये हो सकता है कि हाइड्रोजन गैस की पहचान किस परीक्षण से की जाती है। तो वो एक होता है पॉप साउंड टेस्ट। ठीक है, पॉप साउंड टेस्ट, ये एक क्या होता है, एक बोल सकते हो कि परीक्षण होता है। ठीक है, जिसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस की पहचान करते हैं। ठीक है, पॉप साउंड टेस्ट। ठीक है, तो ये चीज़ है। फिर चलते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या है, बैटरियों के निर्माण में कौन सी धातु उपयोग की जाती है। तो जब भी हम लोग बैटरियों का निर्माण करते हैं तो उसमें यूज करने वाली जो धातु होती है वो होता है सीसा। ठीक है, यानी कि लेड हम लोग यूज करके उसमें बैटरी का जब निर्माण करते हैं तो हम लोग लेड का, यानी कि सीसा का उपयोग हम लोग करते हैं। फिर इसके रिलेटेड अगर दूसरा क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन ये आ सकते हैं कि कार बैटरी में कौन सी धातु प्रयोग की जाती है। तो जो कार बैटरी होती है उसमें भी हम लोग लेड, यानी कि सीसा का प्रयोग करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन ये आ सकते हैं कि जो लीड स्टोरेज होता है, लीड स्टोरेज बैटरी किस प्रकार की धारा उत्पन्न करती है।
तो जो लीड स्टोरेज जो बैटरी होती है वो जो डीसी होता है, एक होता है डीसी और एक एसी। तो जो डीसी करंट होता है यानी कि डायरेक्ट करंट, ठीक है, जो डायरेक्ट करंट होता है तो वही लीड स्टोरेज जो बैटरी होती है वो डायरेक्ट करंट जो डीसी धारा होता है वो उत्पन्न करती है। तो ये चीज़ें आप याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है, यानी कि प्राकृतिक जो नेचुरल गैस है उसका मेन कंपोनेंट क्या है, ठीक है, तो वो बताना है। तो मेन कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, मेन कंपोनेंट हो जाएंगे मीथेन, ठीक है, ये हो जाएंगे मेन कंपोनेंट। तो इसी के रिलेटेड अगर क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन क्या आ सकते हैं कि प्राकृतिक गैस मुख्यतः किस गैस से बनी होती है, तो आंसर क्या आ जाएगा, मीथेन, ठीक है। फिर क्वेश्चन आ जाएंगे कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ सीएनजी। तो सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, कॉम्प्रेस्ड, ठीक है, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। तो ये है सीएनजी का फुल फॉर्म, ठीक है, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि तरल को गैस में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहलाते हैं। जब भी हम लोग लिक्विड को कन्वर्ट करेंगे किस में, गैस में, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, तो उस प्रोसेस को कहेंगे वाष्पीकरण, ठीक है, इवोपोरेशन, यानी कि क्या होता है वो वाष्प बनकर उड़ जाता है, ठीक है, तो उसका क्या हो जाएगा, इवोपोरेशन होता है, यानी कि वाष्पीकरण होता है। तो ये चीज़ें हैं। तो इसके रिलेटेड अगर क्वेश्चन देखें तो इसके रिलेटेड क्वेश्चन ये बनेंगे कि कमरे के तापमान पर तरल को गैस में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो जब भी तरल को, ठीक है, तरल को गैस में बदलने की प्रक्रिया यानी कि एट ए रूम टेम्परेचर, कमरे के तापमान पर तरल को गैस में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहलाता है, तो हो जाएंगे एवोपोरेशन। और सेकंड क्वेश्चन ये आ जाएंगे कि गैस को तरल में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो जब भी हम लोग गैस को तरल में कन्वर्ट करेंगे तो उस प्रक्रिया को बोलेंगे हम लोग संघनन, ठीक है, संघनन को और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं कंडेंसेशन, ठीक है, तेज बोलेंगे संघनन को इंग्लिश में। तो जो गैस को तरल में बदलने की प्रक्रिया क्या बोलते हैं, संघनन, ठीक है, हो जाएंगे इसका आंसर कंडेंसेशन। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, उर्वरकों में पौधों की वृद्धि के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है, ठीक है, तो उर्वरकों में जो यानी कि फर्टिलाइजर में पौधों की वृद्धि के लिए कौन से तत्व आवश्यक है, तो तत्व का पूछ रहा है, तो कौन सा तत्व हो जाएंगे, वो हो जाएंगे नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन हो जाएंगे आंसर। अगर वायुमंडल में नाइट्रोजन के क्वांटिटी पूछा तो कितनी है, 78%, ठीक है, ये चीज़ें आप याद रखना, ये वायुमंडल में है, ठीक है। फिर चलते हैं अगला क्वेश्चन, लेकिन उसके पहले हम लोग देखेंगे इसके रिलेटेड क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या हो सकते हैं कि उर्वरकों में नाइट्रोजन किसके लिए आवश्यक है। तो जो उर्वरक है यानी कि फर्टिलाइजर में नाइट्रोजन किसके लिए आवश्यक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, पौधों का वृद्धि के लिए, ठीक है। ये क्वेश्चन घुमा कर पूछ सकता है। सेकंड क्वेश्चन ये हो सकता है कि जड़ के विकास के लिए कौन सी पोषक तत्व महत्वपूर्ण होता है। तो जड़ के विकास के लिए कौन सा पोषक तत्व इम्पोर्टेंट होता है, वो होता है फास्फोरस, ठीक है। फास्फोरस जो है वो जड़ को यानी कि रूट को डेवलपमेंट यानी कि रूट का विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है, और वृद्धि के लिए नाइट्रोजन, ठीक है। तो चीज़ें आप दो चीज़ें याद रखना। अगला क्वेश्चन है कि सिक्के बनाने में कौन सी धातु प्रयोग होती है। जब भी हम लोग कॉइन बनाते हैं यानी सिक्का बनाते हैं तो कौन सी धातु का यूज करते हैं, तो आंसर क्या होगा, निकेल, ठीक है। निकेल जो धातु है यानी कि जो मेटल्स है उसको यूज करते हैं हम लोग कॉइन बनाने में यानी कि सिक्का बनाने में, ठीक है, ये हो जाएंगे इसका आंसर। तो इसके रिलेटेड अगर क्वेश्चन देखें तो क्या हो जाएंगे क्वेश्चन, इसके रिलेटेड क्वेश्चन ये आ सकते हैं कि सिक्का बनाने में जो कौन सी धातु का प्रयोग करते हैं, तो हो जाएंगे निकेल। सेकंड क्वेश्चन ये आ जाएंगे
कि निकेल का जो रासायनिक प्रतीक है यानी कि केमिकल सिंबल क्या होता है, तो केमिकल सिंबल होता है निकेल का Na। ठीक है, ये चीज़ें आप याद रखना। फिर चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, किस यौगिक को क्विक लाइम कहा जाता है। ठीक है, क्विक लाइम किस यौगिक को बोला जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड CaO। ये क्या हो गया, इसका रासायनिक सूत्र हो गया कैल्शियम ऑक्साइड का। ठीक है, और इसी को हम लोग क्विक लाइम कहते हैं। फिर इसके रिलेटेड अगर क्वेश्चन आए तो क्वेश्चन क्या आ सकता है कि स्लैग्ड। ठीक है, क्या होता है, स्लैग्ड। ठीक है, जो स्लैग्ड लाइम का रासायनिक नाम क्या है, जो स्लैग्ड लाइम है इसका रासायनिक नाम क्या है, तो उसको क्या बोलते हैं, इसको कैल्शियम ऑक्साइड हो गया CaO, लेकिन इसको क्या बोलते हैं, क्विक लाइम। CaO की क्या बोलते हैं, क्विक लाइम, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड को बोलते हैं क्विक लाइम। लेकिन जो स्लैग्ड लाइम होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये यहाँ पे, ठीक है, जो स्लैग्ड लाइम है उसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और जो क्विक लाइम है उसको कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, तो ये चीज़ें आप याद रखना। चलते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या है, कौन सी गैस को प्रोड्यूसर गैस कहा जाता है। प्रोड्यूसर गैस किस गैस को कहा जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को प्रोड्यूसर गैस कहा जाता है। ठीक है, तो हो जाएंगे आंसर। लेकिन इसके रिलेटेड अगर क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन क्या हो सकते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस किस प्रकार की गैस है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस है वो पॉइजनस यानी कि विषैली गैस है। ठीक है, पॉइजनस गैस यानी कि विषैली गैस है। इसको स्मेल करने में क्या होता है, मौत भी आ सकती है, यानी कि आदमी को मृत्यु भी आ सकती है। तो ये चीज़ें आप याद रखें। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन ये है कि यदि किसी वस्तु का वेग 2 गुना हो जाए, यहाँ से क्या, यहाँ से हम लोग फिजिक्स का कवर कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ से हम लोग 10 क्वेश्चन फिजिक्स का करेंगे, यानी कि 31 से 40 क्वेश्चन जो है वो फिजिक्स का हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि यदि किसी वस्तु का वेग 2 गुना हो जाए, ठीक है, यदि किसी वस्तु है उसकी वेग को क्या किया जाए, 2 गुना कर दिया जाए, तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो जब भी हम लोग किसी वस्तु को 2 गुना कर देते हैं तो उसकी गतिज ऊर्जा उसी के 2 गुना हो जाएगा, यानी कि वो हो जाएगा 4 गुना। ठीक है, तो क्वेश्चन आप बिल्कुल ध्यान से पढ़ना और ध्यान से देखकर आप इसको आंसर करना कि जब भी किसी वस्तु का वेग 2 गुना हो जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा होगी 4 गुना। ठीक है, यानी कि 4 टाइम मल्टीप्लाई होगी। लेकिन इसके रिलेटेड अगर क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन क्या आ सकता है कि गतिज ऊर्जा किन 2 कारकों पर निर्भर करता है। ठीक है, तो किन 2 कारक होगा, वो कारक होगा द्रव्यमान और वेग। ये 2 कारक हैं जिस पे गतिज ऊर्जा निर्भर करती है। ठीक है, फिर सेकंड क्वेश्चन ये हो सकता है कि गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या है, तो गतिज ऊर्जा का सूत्र सबको पता है 1/2 mv²। ये गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला है। ओके, फिर चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि इसको फोल्ड करता हूँ। हाँ, क्वेश्चन ये है कि कमरे के तापमान पर वायु में ध्वनि की चाल लगभग कितनी होती है, यानी कि कमरे के तापमान यानी कि रूम टेम्परेचर पर वायु में ध्वनि की चाल क्या होती है, तो आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा इसका 343 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यानी कि एक सेकेंड में 343 मीटर ध्वनि ट्रेवल करेगी, कब, रूम के टेम्परेचर में,
वायु में ध्वनि इतना ट्रेवल करेगी। ठीक है, तो ये चीज़ें अच्छी चीज़ है, आपको याद होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी बार डाउट होने लगती है। तो इसके रिलेटेड अगर क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन क्या आ सकते हैं कि ध्वनि किस माध्यम में नहीं चल सकती। तो ध्वनि हमेशा, मैंने काफ़ी बार बोला हूँ कि ध्वनि जो है वो हमेशा वैक्यूम में यानी कि निर्वात में ट्रेवल नहीं करती है, लेकिन प्रकाश जो है वो निर्वात में ही ट्रेवल करती है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है कि कौन सा नियम बताता है कि द्रव्य में दाब सभी दिशाओं में समान रूप से संचारित होता है। यानी कि वो नियम बताना है जिसमें बताया गया है कि द्रव्य में दाब यानी कि प्रेशर में जो यानी कि लिक्विड में जो प्रेशर है, जो लिक्विड में जो प्रेशर है वो सभी दिशाओं में समान रूप से संचारित करता है, यानी कि संचारित होता है। तो वो नियम बताना है, वो नियम कौन सा है जिसमें यह चीज़ें बताया गया है। तो नियम कौन सा है, वो नियम है पास्कल का नियम। ठीक है, पास्कल्स लॉ में यानी पास्कल का नियम में बताया गया है कि जब भी द्रव में दाब होता है वो सभी दिशाओं में समान रूप से संचारित होता है। ठीक है, अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है। जो समतल दर्पण होता है यानी कि प्लेन मिरर जो होता है उसकी फोकस दूरी कितनी होती है। तो जो प्लेन मिरर होता है उसकी फोकस दूरी अनंत यानी कि इनफाइनाइट होती है। ठीक है, इनफाइनाइट होती है। फिर इसके रिलेटेड अगर क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन क्या आ सकता है कि समतल दर्पण द्वारा बनने वाला छवि कैसा होता है। तो हमेशा वो आभासी व सीधा, ठीक है, आभासी व सीधा होगा समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। ओके, ये चीज़ें आंसर ये आपको याद होना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन ये हो सकता है कि समतल दर्पण की जो आवर्धन होता है कितना होता है। तो समतल दर्पण का आवर्धन 1 होता है। ठीक है, समतल दर्पण का आवर्धन कितना होता है, 1। अगला क्वेश्चन है कि संवेग की एसआई इकाई क्या है। जो मोमेंटम है यानी कि संवेग है उसकी एसआई इकाई क्या है तो बताना है। तो उसका एसआई इकाई होगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ठीक है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड उसका क्या होगा, संवेग का एसआई यूनिट होगा। अगर इसके रिलेटेड अगर क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन क्या हो सकता है कि संवेग किन 2 कारकों पर निर्भर करता है। तो संवेग हमेशा द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करता है, भी जो मैंने बताया। और संवेग का जो सूत्र होता है वो 1/2 mv संवेग का क्या होगा, संवेग का ऐसा यूनिट क्या होगा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। अगर क्वेश्चन ये आ जाएगा कि संवेग का सूत्र क्या है तो संवेग का सूत्र क्या होगा, P बराबर m इंटू वी। ठीक है, यानी कि मोमेंटम इंटू वेलोसिटी। ठीक है, ये हो जाएंगे इसका आंसर। तो इसका अगर रिलेटेड अगर क्वेश्चन देखें तो क्या क्वेश्चन आ सकते हैं कि संवेग किन 2 कारकों पर निर्भर करेगा। वो निर्भर करेगा मास और वेलोसिटी। ठीक है, मास और वेलोसिटी। और संवेग का फॉर्मूला क्या होता है, P बराबर mv², यानी कि मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है, और संवेग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, संवेग को इंग्लिश में मोमेंटम बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पानी जहाज पर क्यों तैरते हैं। यानी जो जहाज होते हैं वो पानी पर क्यों तैरते हैं, यह किस सिद्धांत में समझाया जाता है। काफ़ी अच्छी क्वेश्चन है और ये जनरल अवेयरनेस के लिए भी काफ़ी अच्छी क्वेश्चन है। ओके, तो जो क्वेश्चन क्या है कि जो जहाज़ है पानी पर क्यों तैरती है। ठीक है, वो तो अलग बात है क्यों तैरती है, लेकिन यह जो किस सिद्धांत में बताया गया है ये बताना है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा आर्किमिडीज का सिद्धांत। ठीक है, तो आर्किमिडीज का जो प्रिंसिपल है उसमें बताया गया है कि जहाज जो है वो पानी पर तैरते हैं। ठीक है, तो आर्किमिडीज का सिद्धांत आप याद रखना। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, लेकिन हाँ इसके रिलेटेड अगर क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन क्या आएंगे कि आर्किमिडीज का जो सिद्धांत है किससे संबंधित है।
तो आर्किमिडीज का सिद्धांत है उत्प्लावन से। ठीक है, उत्प्लावन, थोड़ी सी गलती हो गई, उत्प्लावन एक्चुअली ऐसे होंगे, उत्प्लावन। ठीक है, उत्प्लावन, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बियोयांसी। ठीक है, बियोयांसी बोलते हैं इसको इंग्लिश में। ये था। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत में एसी धारा की आवृत्ति कितनी होती है? जो भारत में एसी की धारा जो होती है, ठीक है, यानी कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी इन इंडिया कितनी होती है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा 50 हर्ट्ज। ठीक है, 50 हर्ट्ज जो होती है वो भारत में एसी की फ्रीक्वेंसी होती है। लेकिन इसके रिलेटेड अगर क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन क्या हो सकता है कि एसी का पूरा नाम क्या है? तो एसी का पूरा नाम क्या है? अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिव। ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, ये हो जाएंगे इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूक्ष्मदर्शी यानी कि माइक्रोस्कोप में कौन सी लेंस उपयोग होता है? ठीक है, तो इसमें कौन सा लेंस उपयोग होगा वो बताना है। तो जो सूक्ष्मदर्शी होता है यानी कि जो माइक्रोस्कोप होता है उसमें लेंस उपयोग होने वाली है उत्तल लेंस। ठीक है, उत्तल लेंस को उपयोग करते हैं सूक्ष्मदर्शी में यानी कि माइक्रोस्कोप में। लेकिन इसके अगर रिलेटेड अगर क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन क्या हो सकते हैं कि उत्तल लेंस किस दृष्टि दोष को ठीक करने में होता है? तो आंसर क्या होगा? वो हो जाएंगे दूरदृष्टि दोष। ठीक है, ये हो जाएंगे इसका आंसर। सेकंड क्वेश्चन ये आ जाएंगे कि उत्तल लेंस किस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो आंसर होगा निकट दृष्टि दोष। ठीक है, यानी कि निकट दृष्टि दोष कौन करेगा? अवतल लेंस। लेकिन दूरदृष्टि कौन करेगा? उत्तल लेंस। ठीक है, ये चीज़ें याद रखना आप। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? विद्युत आवेश की इकाई क्या है? विद्युत आवेश यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इसका जो इकाई क्या है, ऐसा यूनिट क्या है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएंगे कूलम्ब। ठीक है, कूलम्ब जो है वो, जो कूलम्ब है वो विद्युत आवेश की इकाई है। ओके, तो इसके रिलेटेड अगर क्वेश्चन पूछे तो क्वेश्चन ये हो सकता है कि वोल्टेज को किस यंत्र से मापा जाता है? तो वोल्टेज को हमेशा वोल्ट मीटर से मापा जाता है। ठीक है, और विद्युत धारा को किस यंत्र से मापा जाता है? तो वो होगा एमीटर। ठीक है, एमीटर से विद्युत धारा को मापा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? सरल लोलक। ठीक है, सरल लोलक का आवर्त काल किस पर निर्भर करता है? जो सरल लोलक है यानी कि सिंपल पेंडुलम। ठीक है, लोलक को क्या बोलते हैं? लोलक को हम लोग पेंडुलम बोलते हैं। तो जो सरल लोलक का आवर्त काल होता है यानी कि जो टाइम पीरियड होता है किस पर निर्भर करता है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा लोलक की लंबाई पर। जितनी लोलक का लंबाई होगा उतना ही टाइम पीरियड फ्लक्चुएट करेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन ये हो गया। इसके रिलेटेड अगर क्वेश्चन देखें तो क्या क्वेश्चन आएंगे कि समय का ऐसा इकाई क्या है? तो समय का ऐसा इकाई क्या है? सेकंड। ठीक है, समय का ऐसा इकाई सेकंड है। ये चीज़ें याद होगा सबको, आई होप। फिर चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? कौन सा ग्रह सुबह का तारा कहलाता है? वो ग्रह का नाम बताना है जो सुबह का तारा कहा जाता है यानी कि मॉर्निंग स्टार बोला जाता है। तो वह ग्रह का नाम है शुक्र। ठीक है, जो वेनस है वो सुबह का तारा कहा जाता है यानी कि शुक्र जो है वो मॉर्निंग स्टार कहा जाता है।
लेकिन इसके रिलेटेड अगर क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन क्या आ जाएंगे कि हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह जुपिटर है, यानी कि बृहस्पति। ठीक है, बृहस्पति जो है वो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह उपग्रह है, सॉरी सबसे बड़ा क्या है, ये ग्रह है। फिर चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन जो हम लोग सेट कर रहे हैं वो जीके का सेट कर रहे हैं, जो कि 41 से 50 नंबर क्वेश्चन होगा। ठीक है, और सारे क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप से। तो क्वेश्चन ये है कि तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा। ये जो नारा है किसने दिया था, तो ये नारा है सुभाष चंद्र बोस ने दिया था कि तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा। ओके, गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम। तो इसी जो ये जो लोकतियाँ हैं, ये जो फ्रीडम स्पीच है, तो इसके रिलेटेड अगर क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन और क्या हो सकते हैं। क्वेश्चन ये हो सकते हैं कि भारत का राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है। तो भारत का राष्ट्रपिता किसे कहा जाएगा, वो है महात्मा गांधी, सबको पता होगा। और क्वेश्चन ये है कि भारत की स्वतंत्रता किस वर्ष मिली। तो ये तो आई होप भूलने वाली चीज़ें नहीं है कि भारत की स्वतंत्रता जो है वो कब मिली थी, तो वह है 1947 में। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत के किस राज्य में समुद्री तट रेखा सबसे लंबी है। तो भारत की किस राज्य की समुद्री तट रेखा लंबी है सबसे, वो बताना है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो है वो भारत की सबसे लंबी समुद्री तट रेखा वाली स्टेट है। लेकिन इसके रिलेटेड अगर क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन क्या आ सकता है कि आर्य समाज आंदोलन की शुरुआत किसने की। तो आर्य समाज आंदोलन की जो शुरुआत है वो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने किया था। ठीक है, और आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष हुई, तो बताना है 1875। ठीक है, 1875 में आर्य समाज जो है उसकी जो स्थापना हुई थी वो इसी वर्ष हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है, यानी कि फंडामेंटल ड्यूटी से संबंधित है, यानी रिलेटेड है। ठीक है, तो वो भारतीय संविधान का अनुच्छेद बताना है जिसमें फंडामेंटल ड्यूटी को डील करता है। तो संविधान कौन सा है, तो वह है 51 का ए। ठीक है, तो हो जाएंगे इसका आंसर। ठीक है, यानी कि आर्टिकल 51 का ए में फंडामेंटल ड्यूटी को डील किया गया है। ठीक है, और इसके रिलेटेड अगर क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन क्या आ सकता है कि क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो वो है राजस्थान। ठीक है, ये सबको पता होगा। और अगर दूसरा क्वेश्चन इसके रिलेटेड देखें तो क्वेश्चन आ जाएगा भारत की राजधानी क्या है, और सबको पता है कि भारत की राजधानी वो न्यू दिल्ली है। और अगर राजस्थान को पूछ दिया तो वह जयपुर है। ठीक है, तो ये सारे बेसिक क्वेश्चन है, बाकी कोई वैसे टफ क्वेश्चन है नहीं। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि 1498 में भारत की समुद्री मार्ग किसने खोजा था। तो 1498 में भारत की समुद्री मार्ग खोजा था वो है वास्को द गामा। ठीक है, वास्को द गामा ने भारत को खोज की थी, जो कि 1498 में किया था। लेकिन ये अगर पूछ दिया कि कौन सी तट पे आया था, तो वो कालीकट, यानी कि केरल के कालीकट तट पे आया था। ठीक है, तो इसके रिलेटेड अगर क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, इसके रिलेटेड अगर क्वेश्चन और क्या पाएंगे कि 1492 में अमेरिका की खोज किसने की। तो 1492 ईस्वी में अमेरिका की खोज करने वाला क्रिस्टोफर कोलंबस थे, क्रिस्टोफर कोलंबस। ठीक है, तो हालांकि पूछने वाले नहीं है, लेकिन पूछ दिया तो फिर भी आप याद रखना कि क्रिस्टोफर कोलंबस जो है वो 1498 ईस्वी में अमेरिका की खोज की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस देश को उगते सूरज की भूमि कहा जाता है। तो जो जापान है वो उसको
उगते सूरज की भूमि कहा जाता है। ठीक है, और इसके रिलेटेड अगर क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन आ सकता है कि किस देश को, सॉरी ये तो हो गया कि उगते हुए, अगर क्वेश्चन ये भी पूछ दे कि जापान की राजधानी कहाँ है, तो जापान की राजधानी टोक्यो है। ठीक है, टोक्यो है जापान की राजधानी। और अगला क्वेश्चन ये हो जाएंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना बताना है, तो आंसर हो जाएगा 1885। ठीक है, 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। और क्वेश्चन ये आ गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी, तो A.O. ह्यूम। ठीक है, A.O. ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया था 1885 में। ये हो गया कंप्लीट। अगले क्वेश्चन चलते हैं कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो पुस्तक है वो किसने लिखी थी, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपको जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक को लिखी थी। ओके, और इसके रिलेटेड अगर क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन क्या आ जाएंगे कि जवाहरलाल नेहरू किस देश के पहले प्रधानमंत्री थे। तो आई होप सबको पता होगा कि ये पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका के नहीं थे, वो हैं भारत के। ठीक है, तो काफ़ी इजी क्वेश्चन आते हैं जीके का। बाकी तो क्वेश्चन जो होते हैं वो सबका सेम ही होते हैं, जीडी जैसे ही होते हैं, जीके और फिजिक्स और मैथ। बाकी जो बायो और केमिस्ट्री थोड़ी सी टफ होते हैं। ठीक है, तो बायो केमिस्ट्री पे आप लोग ज़्यादा ध्यान दो जो नर्सिंग असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है वो भारत के किस राज्य में स्थित है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा असम में। ठीक है, असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। और अगर इसके रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए तो क्वेश्चन एक और ये हो सकता है कि जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है, यानी कि जो काजीरंगा नेशनल पार्क है वो किस लिए फेमस है, किस एनिमल के लिए फेमस है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, वहाँ पे एक सींग वाला गैंडा होता है। ठीक है, एक सींग जो होता है, एक सींग वाला गैंडा के लिए फेमस है। ठीक है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है कि टेलीफोन की आविष्कारक किसने किया था, तो आंसर क्या हो जाएगा, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन की आविष्कार किया था। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन हो गया। और इसके रिलेटेड अगर क्वेश्चन एक और रिलेटेड देख ले क्वेश्चन, तो विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया था, तो थॉमस एडिसन। ठीक है, थॉमस एडिसन ने ठीक है, थॉमस एडिसन ने विद्युत बल्ब की आविष्कार किया था। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए जय हिंद, जय भारत। लेकिन लास्ट में जाने से पहले एक बार आपको सियोरिटी दिलाता हूँ कि जो भी भाई आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल के साथ जुड़कर अपने फ्यूचर को ब्राइट करें और 2026 में भारतीय सेना में एज ए आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट बनने का मौका पाएँ। ठीक है, क्योंकि 2026 में 100% प्रॉमिस के साथ ज्वाइन आर्मी चैनल तैयारी करा रही है उन भाइयों के लिए जो हमारे चैनल को डेली विजिट करते हैं, डेली हमारे वीडियो को, अपलोडेड वीडियो को डेली देखते हैं और अपने नोटबुक में राइट डाउन करते हैं। और जो भी अल्टरनेट क्वेश्चन करता हूँ उसको अच्छे से नोट डाउन करते हैं, ताकि उनका जो 20% बूस्टअप जो चांसेज है, यानी जो 20% बूस्टर का एक जो डोज है उसको आप अच्छे से आप अपने नोटबुक में लिख रहे हैं। तो 20% बूस्टर का मतलब क्या है, जो हम अल्टरनेट क्वेश्चन बता रहे हैं, जैसे कि अभी मैंने बताया कि टेलीफोन के आविष्कारक किसने किया था, तो ये हो गया ग्राहम बेल। इसमें हम लोगों ने क्वेश्चन ये भी किया कि विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया, तो मैं आंसर क्या बताया, थॉमस एडिसन ने। ठीक है, तो थॉमस एडिसन ने जो बताया, और विद्युत बल्ब की खोज किसने किया, आविष्कार किसने किया, तो ये आपको जो एडिशनल हो गया क्वेश्चन, तो इससे में आपको मिलेंगे 20% एक्स्ट्रा, क्योंकि मैं जो एडिशनल क्वेश्चन करता हूँ वो
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं, ताकि जिससे आपको एक आइडिया मिल सके कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं और आपकी तैयारी अच्छी बूस्टअप होगी। और ये तो मैं करा ही रहा हूँ, इसमें आपको बूस्टर की सारे एक साथ मिलेंगे। ठीक है, तो फिर मिलेंगे आपसे कल की वीडियो में। आज के लिए जय हिंद, जय भारत।